और वापस लाउंज के सामने वाले अजीम शान बरामदे में पहुंच गया। चंद मिनट बाद बैगेज हॉल में मुसाफिरों की आमद शुरू हुई तो इंतजार करने वालों में हलचल की एक नई लहर पैदा होगी। इस परवाज से कराची में उतरने वालों की तादाद ज्यादा नहीं थी, इसलिए इनकी खातिर आने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं थी। वरना कराची पर खत्म होने वाली PIA या दूसरी एयरलाइंस की बैन अवी परवाजों की आमद के वक्त यही हजूम दूर तक फैला हुआ नजर आता है। 2:30 बजे के बाद पहला मुसाफिर अपने सामान की ट्राली के साथ नकासी के रास्ते की तरफ आता हुआ नजर आया तो होटलों से आने वाले मेहमानदार भी अपने अपने प्ले कार्ड्स लेकर ऐसी जगहों पर आ गए जहां हर मुसाफिर की नजर उन पर पड़ सकती थी। मैंने भी जे वाला सफेद कत्ता ऊपर करके एक मुनासिब जगह संभाल लिया। अव्वल खान इस वक्त भी मुझसे खासे फासले पर दाहिनी तरफ की रेलिंग के साथ खड़ा हुआ था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था। शायद मेरी हरकत का मफहूम उसके पल्ले नहीं पड़ सका था। इस परवाज से आने वालों में पाकिस्तानी नजाद मुसाफिरों की तादाद कम थी। बेशतर मुसाफिर गैर मुल्की और सफेद फाम थे जिनके साथ बहुत ज्यादा साजो सामान नहीं था। मेरी नजरें मुसाफिरों के साथ साथ उन लोगों पर भी थी जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए थे। फिर मुझे अर्दली या ड्राइवर नुमा वर्दी पोश शख्स भी नजर आ गया जिसके हाथ में मौजूद प्ले कार्ड पर अंग्रेजी में मिस्टर जे रोनाल्डो का नाम लिखा हुआ था। उस शख्स के करीब ही सूट में मलबूस 2 अफराद गैर मुतल्लिकाना अंदाज में खड़े हुए बातें कर रहे थे। उनमें से सफेद बालों वाले शख्स के दांतों में मोटा सा सिगार दबाव था, जबकि उससे कदरे कम उम्र शख्स पूरी तवज्जो से सफेद बालों वाले की बात सुन रहा था। उनके क्रोफर और दूसरों से अलग थलग रवैये की बिना पर यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि बड़े ओहदों वाले सरकारी अफसरान थे और उन्हें आम लोगों की भीड़ में मिलकर किसी का इंतजार करना गिरा गुजर रहा था। अंदर से तसलसल के साथ मुसाफिरों की आमद शुरू हुई तो होटलों में पेशगी बुकिंग रखने वाले मुसाफिर अपने अपने होटलों के प्ले कार्ड्स देखकर एक तरफ रुकने लगे। मेरी निगाहें पुरुमीदी के आलम में सामने की तरफ जमी हुई थी। इस वक्त मेरा दिल तेजी के साथ धड़क उठा जब मुझे एक मुतवस्सित कामत सफेद फार्म अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। उसकी ट्राली पर सिर्फ एक मुख्तसर सा सूटकेस और 2 अदद ब्रीफ केस रखे हुए थे। उसके पीछे कदरे झुलसी हुई रंगत वाला एक सफेद फार्म और ग्रांडियल गैर मुल्की भी चला आ रहा था। उसके दोनों हाथ खाली थे और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो ट्राली वाले मुतवस्सित कामत सफेद फार्म का हमराही हो। अचानक मुतवस्सित कामत वाले ने लम्हा भर के लिए पीछे मुड़कर ग्रांडियल सफेद फार्म से कुछ कहा, फिर ट्राली समेत मेरी तरफ हो लिया। इस बार उसने वाज़े तौर पर मेरा प्ले कार्ड देख लिया था और उसके चेहरे पर बरहमी के आसार उभर आए थे। ट्राली रोककर वो उसके अकब से निकलकर मेरे करीब आया। फिर उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाते हुए जहरीली सरगोशान आवाज में कहा, मतला अबर आलूद हो तो सूरज भी सामने नहीं आता और तुम ये मनहूस इश्तिहार लिए खड़े हो, उसकी बत्ती बना दो। अंग्रेजी में वो जहर आलूद मगर सनसनीखेज फिक्र अदा करने के बाद वो मेरा जवाब सुनने के लिए नहीं रुका। मैं उस गैर मुतवक्का तजुर्बे की वजह से अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया, लेकिन मैंने गैर इरादी तौर पर प्ले कार्ड नीचे कर लिया था। इस असना में ग्रांडियल गैर मुल्की उससे ड्राइवर या अर्दली के पास पहुंच चुका था जिसके हाथ में मिस्टर जे रोनाल्डो के नाम का प्ले कार्ड मौजूद था। अपने मुतवक्का मेहमान की शिनाख्त होती दोनों सरकारी अफसरान पुरतपाक अंदाज में हाथ मिलाते हुए उसे एक तरफ निकाल ले गए थे। मेरी गोशमाली करने वाला मुतवस्सित कामत गैर मुल्की अपनी ट्राली लेकर उस जलूस के पीछे पहुंचा तो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर ग्रांडियल शख्स ने मुड़कर शायद उसका तारुफ करवाया और ड्राइवर ने फौरन ही उसके हाथ से ट्राली ले ली और वो भी अपने मेजबानों के साथ शामिल हो गया। जैक रोनाल्डो अकेला नहीं था, वो अपने किसी साथी के हमराह यहाँ पहुंचा था, लेकिन मैं ये समझने से कासिर था कि उसके साथी ने मुझ पर अपनी बरहमी का इजहार क्यों जरूरी समझा था। मेरे लिए वो सूरत हाल सनसनीखेज थी और मेरा दिल कनपट्टियों में धड़कना शुरू हो गया। मैंने फौरन ही अव्वल खान की तरफ देखा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। शायद उसने भी देख लिया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 मेहमानों में से एक ने चंद सानियों के लिए रुककर मुझसे बात की थी। मैंने गैर इरादी तौर पर अपने लिबास में पोशीदा पिस्तौल को टटोलते हुए तेजी के साथ अपनी जगह छोड़ दी। जे रोनाल्डो और उसके साथी के इस्तकबाल के लिए आए हुए लोग उन दोनों को आमार से नकासी के रास्ते की तरफ ले जा रहे थे और मैं अपने हाथ में थामा हुआ गत्ते का टुकड़ा एक कूड़ेदान में डालकर गैर इरादी तौर पर उस मुख्तसर से जुलूस के पीछे हो लिया था। इस वक्त तक मेरी खोपड़ी सुन थी। अकल को चकरा देने वाली ऐसी सूरत हाल मेरे सानो गुमान में भी नहीं थी। मुझे वो सब एक नाकाबिल यकीन सा ख्वाब महसूस हो रहा था। मैंने खालियुल ज़हनी के आलम में इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो मुझे कुछ फासले पर सुल्तान शाह नजर आ गया। वो मुझसे बेताल्लुक नजर आने की कोशिश करते हुए मेरे पीछे ही आ रहा था, लेकिन अव्वल खान उस भीड़ में कहीं गुम हो चुका था। मैं अव्वल खान की तलाश में दाएं बाएं देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, इसलिए सामने से आने वाले शख्स के भारी भरकम वजूद से तसादुम होते ही मैं अपनी जगह पर लड़खड़ा कर रह गया। आने वाले की रफ्तार जरा भी ज्यादा होती तो मैं पुख्ता फरिश पर सर के बल गिर कर जख्मी हो सकता था। मेरे पीछे आओ। मेरे कान के करीब एक तेज सरगोशाना आवाज लहराई। मैंने गुस्से और झल्लाट के आलम में अपनी गर्दन घुमाकर उस बदतमीज शख्स को लताड़ने का इरादा किया ही था कि उसकी पूछ पर नजर पड़ते ही मैंने उसे पहचान लिया। वो यकीनी तौर पर अव्वल खान था और शायद दानिस्ता तौर पर मुझसे टकराता हुआ गुजरा था ताकि दूसरों को किसी शुबे का मौका दिया बगैर मुझे एक नया पैगाम पहुंचा सके।
उसके लबों की जुम्बिश देखने वालों को यही महसूस हुआ होगा कि वो अपनी राह में हायल होने वाले बेपरवाह शख्स पर दांत पीस रहा है। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ दाहिनी तरफ वाली राहदारी की तरफ जाता रहा, जहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं भी भीड़ से अलग होकर आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ चल दिया। सतूनों की आड़ मुयसर आते ही मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। इस वक्त तक अव्वल खान एक टेलीफोन बूथ के करीब जाकर रुक चुका था। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो रिसीवर कान से लगा खड़ा था। उसका चेहरा जोश से तमतमा रहा था। मुझे देखते ही वो बेसाख्ता बोला, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी एक मामूली सी हरकत ने उन्हें बेनकाब होने पर मजबूर कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा। अव्वल खान इस वक्त बूथ की तरफ मुतवज्जा था, इसलिए मुझे ख्याल हुआ कि वो फोन पर किसी से बात कर रहा है, जिसमें मेरी दखल अंदाजी मुनासिब नहीं थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, टेलीफोन की लाइन बेजान है। उसकी झलाई हुई आवाज ने मुझे चौंका दिया। अव्वल खान ने इस बार भी अपनी पोजीशन तब्दील करने की कोई जरूरत महसूस नहीं की थी। हाँ, मैंने चौंक कर कहा। होटल वालों को देखकर ये ख्याल सूझा था, क्यों ना मैं भी अपने मुतवक्का मेहमान के मुखफ़्फ़ नाम का प्ले कार्ड बना लूं, लेकिन मैं अब भी कुछ समझने से बिल्कुल कासिर हूँ। इस सरकारी मेहमान को बिला वजह ही मुझ पर आंखें निकालने की क्या जरूरत थी? चाहे तुम्हारी खोपड़ी पर बर्फ जम गई है। इन हरामजादों पर तो कोई शुबा भी नहीं कर सकता था। इन लोगों की हिफाजत के लिए पूरी एक भीड़ हरकत में आई हुई थी। इन्होंने दूर दूर से उनके गिर्द अपना हिसार कायम किया है। मेरा ख्याल है कि वह सब खुदकार हथियारों से लैस है। वो बंदर की औलाद तुमसे क्या कह रहा था? मैंने सफेद फाम के कहे हुए अंग्रेजी फिक्रे किसी रद्दो बदल के बगैर तुरा दिए। यही 3 फिक्रे इस मामले की कली थे। अव्वल खान की आवाज से अंदरूनी एहजान और जोश का इजहार हो रहा था। इन लोगों के लिए यहाँ का मतला साफ नहीं है, इसलिए वो सरकारी मेहमानों का रूप धार कर यहाँ आए हैं और तुमने जे यानी जैसी जोन्स के नाम का इश्तिहार बुलंद किया हुआ था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो बदमाश तुमको अल्बर्टो का आदमी समझकर तुम्हारी तरफ आया था। इन दोनों में से कोई एक जैसी जोन्स या उनका कोई आदमी मालूम होता है। हो सकता है कि ये दोनों अफराद अल्बर्टो के तरबियत याफ्ता बंदरों के बारे में तहकीक की आड़ लेकर यहाँ आए हो, मगर ये हमारी सरजमीन पर कदम रखते ही हमारे जाल में फंस गए। मेरे ज़हन ने जूं ही उन खतूत पर काम करना शुरू किया, मैंने अव्वल खान की बात काटी। अगर तुम्हारे अखज़ किए हुए नताइज दुरुस्त हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी देर में वो निकल जाएंगे। फिक्र ना करो, मैं उनकी रवानगी में ताखीर का बंदोबस्त कर आया हूँ। मैं तुमसे इस गोरे के मुकालमात के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए इधर आया था। अब मैं इनके पीछे जाऊंगा। फोन खाली होने के बाद तुम यहाँ से एक आध कॉल करने के बाद अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो जाओगे। मैं वापसी पर उधर आने की कोशिश करूंगा। वैसे वो निकल भी गए तो मेरी नजरों से नहीं बच सकेंगे। सरकारी मेहमानों की नकलो हरकत का पता चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। रिसीवर हुक से लटकाकर उजरत के आलम में वहां से रवाना हो गया। अगर इस वक्त भी कुछ नादीदा आंखें हमारी निगरानी कर रही थी तो वो दूर से असल सूरत हाल का इदराक कर ही नहीं सकती थी। वादियों नजर में यही मालूम होता था कि अव्वल खान कोई अहम फोन कॉल करने में मसरूफ था और मैं अपनी बारी के लिए फोन खाली होने के इंतजार में इस दूर अफ्तादा फोन बूथ के सामने खड़ा हुआ था। अव्वल खान के चले जाने के बाद मैंने बूथ के दीवार के हुड में दाखिल होकर रिसीवर संभाल लिया। मुझे वहां चंद मिनट ही गुजारने थे जो मैं इसी पोजीशन में खड़ा रहकर भी गुजार सकता था। कोई मुतनफ्फिस अपनी तरफ आता हुआ नजर आता तो मैं उसे सुनाने के लिए एक तरफा गुफ्तगू का आगाज भी कर सकता था, लेकिन मैंने उस मज़ाक़ा के सूरत हाल से बचने के लिए मतलूबा मालियत के सिक्के डालकर गजाला का नंबर मेरा डाला। मुझे उम्मीद थी कि गजाला मेरी वापसी के इंतजार में जाग रही होगी और वही फोन उठाएगी, लेकिन सिलसिला मिलने पर वीरा की आवाज सुनी तो मैं मारीखेज अंदाज में अपना सर हिला कर रखा। वीरा कर्नल जैसी जोन्स के मामले में मेरी तवक्का से ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। सुबह के 3 बजने वाले हैं, तुम अभी तक कैसे जाग रही हो? ये कैसे हो सकता है कि तुम शिकार पर निकले हो और हम लोग मुंह लपेट कर सो जाएं? वीरा की आवाज में तंज की हल्की सी काट के साथ ही शिगुफ्तगी भी थी जो उसके मिजाज का खासा थी। इसका मतलब है कि गजाला भी तुम्हारे साथ शब बेदारी कर रही है। शब बेदारी कैसी? मैंने उसे रिमिन सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे ही हाथ में उसने मुझे लूट लिया। शक्ल सूरत से मासूम और भोली भाली नजर आने वाली ये लड़की तो छुपी रुस्तम निकली। बड़े एतमाद से खेल रही है और मुसलसल जीत रही है। ये बताओ कि इस वक्त तुमने कैसे फोन किया है? थोड़ी सी फुर्सत मिली तो सोचा कि तुम्हारी चहकती हुई आवाज सुन लो। आप क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें काम पर भी अपनी बीवी की याद सताने लगी है? बीवी की याद आने में कोई बुराई नहीं है। मैंने अपनी मुदाफत करने की कोशिश की। वैसे मैं तुम्ही से बात करनी चाह रहा था, ये बताने के लिए कि कर्नल जैसी जोन्स की नाकाफी और जरूरत से ज्यादा मुख्तसर पैगामात के बारे में तुम्हारे अंदाजे गलत साबित हुए और असल आदमी हमारी निगाहों में आ गए हैं। क्या वाकई? मेरे कान में उसकी तहय्युर ज़दा आवाज गूंजी। तुम सच कह रहे हो ना? फिलहाल इतना ही काफी है, तफसील वापसी पर बताऊंगा। बस तुम गरम गरम काफी तैयार रखो। तो क्या तुम फौरन वापस आ रहे हो? मेरी फरमाइश पर उसकी हैरत में इजाफा हो गया। जाहिर है कि मैं बाकी मांदा रात तो यहाँ बर्बाद नहीं करूंगा। अभी तो 3 भी नहीं बचे। मुसाफिर बाहर आए होंगे, क्या तुम उनका पीछा करके उनकी कमीनगाह का सुराग लगाने की कोशिश नहीं करोगी? मेरी फौरी वापसी की इत्तला उसके लिए हैरतनाक साबित हुई थी। अव्वल खान उसके पीछे गया है। ये कहानी तुम्हारी खासी दिलचस्प मालूम होती है। बस तुम काफी का पानी रख दो। मैं फोन बंद करने के बाद यहाँ से निकलकर फ्लैट की तरफ रवाना हो रहा हूँ। मालूम होता है तुमने काफी की फरमाइश नोट कराने के लिए फोन किया था। चलो तुम ऐसा ही समझ लो, बस मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने रिसीवर हुक से लटका दिया। मैं हमारे से बाहर निकला तो जैक रोनाल्डो, उसके साथी या उन दोनों के इस्तकबाल के लिए आने वालों में से किसी का पता नहीं था।
पार्किंग लॉट में पहुंचा तो सुल्तान शाह कार के सहारे खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी तरकीब लाजवाब थी। मेरे करीब पहुंचने पर उसने मुतजस्सिस अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि इंटेलिजेंस वालों के मेहमान का साथी ही तुम्हारा मतलूबा शिकार था। जब भी वो जे वाला प्ले कार्ड देकर तीर की तरह तुम्हारी तरफ आया था। क्या कह रहा था वो? मैं कार के दरवाजे का कुफल खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरी तरफ से सुल्तान शाह भी मेरे बराबर में बैठा और मैंने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने उसे जैक रोनाल्डो के साथी के कहे हुए फिक्रे सुनाने के बाद अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो दोनों ही बदमाश और कर्नल जैसी जोन्स के आदमी हैं जो किसी न किसी तरह पाकिस्तान के सरकारी मेहमानों के रूप में यहाँ आने में कामयाब हो गए और अब हमें उनके खिलाफ लड़ने में खासी दुश्वारियों का सामना करना होगा क्योंकि उन्हें IB वालों ने गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ। सुल्तान शाह ने गहरी संजीदगी के साथ कहा, यह बताओ कि अव्वल खान क्या कहता है और वो इन लोगों के ताक़ुब में क्यों गया है? जो कुछ मैंने कहा वो अव्वल खान ही की राय है। मेरा ज़हन तो इस कदर माऊफ हो गया था कि मैं अपनी तरफ आने वाले सफेद फार्म की हर्जा सराज से फौरी तौर पर कोई नतीजा भी अखज़ नहीं कर सका था। वो उनके पीछे क्यों गया है? सुल्तान शाह ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर सवाल किया। वैसे तो वो सरकारी मेहमान बनकर आए हैं, इसलिए उनकी नकलो हरकत का पता चलाना आसान होगा, लेकिन उसके लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजाम से ये शुबा भी होता है कि कहीं उन्हें किसी खुफिया मकाम पर न पहुंचा दिया जाए। दूसरी सूरत में अव्वल खान का ताक़ुब पर निकल जाना हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। उन दोनों के इस्तकबाल के लिए आए हुए लोगों का मैंने दूर ही से गहरा जायजा लिया है। बावर्दी ड्राइवरों समेत कुल 4 मकामी आदमी उन दोनों गैर मुल्कियों को लेकर गए हैं। वो सब एक गाड़ी में थे। उनके पीछे दूसरी सरकारी गाड़ी में सिर्फ शॉफर गया है। बाकी 6 अफराद एक नई लैंड क्रूजर में गए हैं। शायद वही लोग आने वालों की हिफाजत पर मामूर थे और मैंने देख लिया था कि वो अपने काम पर अबू रखते होंगे। गाड़ियों की तादाद के अलावा ये सब बातें मुझे मालूम है। मैंने कदर नाखुशगवारी के साथ कहा, यह सब बताकर तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो? मुझे डर है कि इस बार अव्वल खान मारा जाएगा। उसने आयजगी के साथ कहा, इतने बड़े और चाको चौबंद जलूस के पीछे वो अकेला गया है। वो किसी सूरत में घाघ मुहाफिजों की नजरों से नहीं बच सकेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों के गुनगाने के अलावा भी तुम्हारे पास इस खर्चे का कोई जवाब है? बहुत मजबूत। उसकी आवाज पूरा एतमाद थी। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जिस मेहमान के सिक्योरिटी रिस्क से निमटने के लिए IB वालों ने 10 नफरी टीम भेजी थी, उसे VIP लाउंज के बजाय आम मुसाफिरों वाले रास्ते से बाहर क्यों निकाला गया? वो लोग तो उसे रनवे से ही बराह रास्त अपनी गाड़ी में लेकर गायब हो सकते थे और किसी को कानों कान भी इल्म ना हो पाता कि यहाँ कौन आया और इसकी क्या अहमियत है। आने वालों को सामान का मामला भी तो था। तुमने देखा नहीं कि ट्राली पर बड़े साइज के ब्रीफ केसेस के अलावा एक सूटकेस भी था। मैंने वो कमजोर सा एहतजाज करते हुए सोचा कि सुल्तान शाह दर हकीकत मेरे दिल की बात कह रहा था। मैंने भी अव्वल खान से खबर मिलने के बाद भी सोचा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले एक तरफ तो अपने मेहमान की हिफाजत को गैर मामूली अहमियत दे रहे थे और दूसरी तरफ उसे आम मुसाफिरों वाले रास्ते से बाहर लाया जा रहा था। मेरा माथा वहीं ठिनका था कि जैक रोनाल्डो के मामले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। मेरा ज़हन इस गड़बड़ की तह तक नहीं पहुंच सका था, इसलिए अनजान बनकर सुल्तान शाह का नुक्ता नजर सुन लेने से कोई राह निकल सकती थी। ब्रीफ केस वो अपने साथ लाए होंगे। टिकट की मदद से अकलौते सूटकेस को कोई भी एहलकार बाद में हासिल कर सकता था। एहसास तो क्या, आम सरकारी दफातर के आला अफसरों के लिए ऐसा बंदोबस्त करना बाएं हाथ का खेल होता है। उसे मुझ पर अपनी मालूमात का रोप झाड़ने का मौका मिल गया। ब्यूरोक्रेसी या अफसर शाही भी पूरी माफिया है। ये असूलों और कायदों से हटकर भी एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं। आम लोगों को कायदे कानून की मजबूरियां पढ़ाने बैठ जाते हैं। इन दोनों के सूटकेस की बात बिल्कुल गलत है। मैं उसे नहीं मानता। ना मानो, लेकिन आगे तो बोलो। तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई एक ही जगह पर फंस कर रह गई है। यह सब एक सवांग था जो कामयाब रहा। उसके इंकशाफ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। वो कह रहा था, तुम किसी भी जाविये से सोच लो, तुम्हें कोई बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को अंदाजा था कि पाकिस्तान में कुछ लोग जैक रोनाल्डो की आमद में गहरी दिलचस्पी लेंगे। उन्हें बेनकाब करने और उन पर हाथ डालने की बेहतरीन सूरत यही हो सकती थी कि उसकी हिफाजत की पूरी तैयारी के साथ उसे आम मुसाफिरों वाले रास्ते से मंजर आम पर ला जाए और तुम किसी पेज की मनसूबाबंदी के बगैर उनकी नजरों में आके। हालांकि तुम्हारा निशाना जैक रोनाल्डो नहीं बल्कि उसका साथी था और वही तुम्हारी तरफ मुतवज्जा भी हुआ था। तुम इन दोनों में क्यों तफरीक कर रहे हो? मैंने हैरत से पूछा। वो दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और हमको बैक वक्त इन दोनों ही से निमटना होगा। मेरा ख्याल उसके बरक्स है। इसीलिए मैंने इब्तिदा में कहा था कि मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ। हो सकता है कि उन दोनों की आशनाई बहुत पुरानी ना हो और वो दौरान परवाज ही एक दूसरे के दोस्त बने हो। किसी नए शहर की तरफ पहला सफर करने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों में यह फितरी रुझान होता है कि वह अपनी हम मंजिल मुसाफिरों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं ताकि नई जगह पर अजनबियत का एहसास कम से कम किया जा सके। फिर वो दोनों ही सफेद फाम थे। हो सकता है कि उनके कुछ शौक में मुश्तरक रहे हो। मैंने उसकी बात में दखल अंदाज होते हुए कहा, इस वक्त इस नुक्ते पर बहस करनी बेसूद है। अव्वल खान वापसी पर यह बात जरूर मालूम कर लेगा। हम सिर्फ काया सराइयां करते रहे तो यह सिलसिला लामुतलाही भी साबित हो सकता है। हजारों इम्कानात में से हम किस किस नुक्ते पर गौर कर सकते हैं। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि मेरी नाकस राय में अव्वल खान की बखैर आफियत वापसी मुश्तबा होगी है।
ये इत्तेफाक है कि एक ही साथ सरकारी महकमे का मेहमान तुम्हारे मतलूबा मुजरिम के साथ ही एक ही परवाज पर यकजा हो गया। तुम अपने शिकार के लिए जाल फैलाए खड़े थे, लेकिन आए भी वालों ने तुम्हें अपने मेहमान का दुश्मन तस्वुर किया होगा। इतनी शुभ सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। अव्वल खान उनकी उकाबी नजरों से बच ही नहीं सकेगा और अपनी शनाख्त की नौबत आने से पहले ही किसी भारी खसारे से दो चार हो जाएगा। मेरी छठी हिस्स शुरू हुई इस बारे में मुस्तरिफ है। तीर कमान से निकल चुका है, अब हम अव्वल खान तक नहीं पहुंच सकते। मैंने खुश्क लहजा में कहा। मैं इस बेनतीजा बहस में उलझने के बजाय ये जानने में दिलचस्पी रखता हूँ कि तुम उन दोनों को एक दूसरे का करीबी साथी तस्लीम करने पर आमादा क्यों नहीं हो। अपने अपने मुशाहिदे की बात है, तुम इस मामले की एक फरीक बने हुए थे, इसलिए तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ आने वाले पर मरकूज थी, जबकि मैं बगौर उन दोनों का जायजा ले रहा था। मुतवस्सित कामत वाला तुम्हारी तरफ बढ़ा तो उसके ग्राडियल साथी के चेहरे पर लाताल की छाई हुई थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेजबानों की तरफ मुतवज्जा था। उन दोनों को तुम्हारे प्ले कार्ड से कोई खतरा होता तो दोनों को ही चौंकना चाहिए था। मैं हंस पड़ा। बुनियादी तौर पर तुम्हारा यह मफरूजा ही गलत है कि उन्होंने मुझसे कोई खतरा महसूस किया होगा। कर्नल जैसी जोन्स को अल्बर्टो की दुश्वारियों का इल्म जरूर है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि उसे स्पेशल टास्क फोर्स से फरार होने के बाद जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। वो बाखबर होता तो हरगिज भी ओलियानो के फैक्स नंबर पर अपनी आमद का पैगाम न भेजता। उन्होंने मुझे अल्बर्टो वेल्सा का भेजा हुआ आदमी समझा होगा। वो सरकारी हैसियत में आए थे, इसलिए उन्हें अंदेशा पैदा हुआ कि मेरे प्ले कार्ड की वजह से उनका भांडा फूट सकता है। इसीलिए मुझे मुतवस्सित कामत वाले की फटकार सुननी पड़ी। वाज़ेह तौर पर उसका एक ही मकसद था कि मैं वापस जाकर अल्बर्टो को इनकी आमद और सरकारी हैसियत से आगाह कर दूं। बसूरत दीगर वो मुझे नजरअंदाज करके गुजर जाते तो आखिर में मैं वहां अकेला खड़ा रह जाता। मैं नहीं मान सकता कि कर्नल जैसी जोन्स या उसके आदमी आई भी वालों के मेहमान हो सकते हैं। वो बुड़बुड़ाया। ये कोई किताबी नजरिया तो हो सकता है, लेकिन इसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं हो सकता। तुम्हारे मानने या न मानने से हकायक बदल नहीं सकते। तुम खुद देख चुके हो कि अल्बर्टो जफर का रूप धार कर एक मुद्दत तक STF में एक अहम ओहदे पर काबिज रहा है और किसी को उस पर शुबा तक नहीं हो सका। इसी बहस में हम दोनों अपने फ्लैट पर पहुंच गए। मेरे और सुल्तान शाह के सामने काफी की प्यालियां रखने के बाद वीरा भी गजाला के साथ आ बैठी। इस दौरान में सुल्तान शाह इम्काना अंदाज में हमारी मुहिम जोई की दास्तान सुनाता रहा। मेरी यादहानी के बाद वो पूरे एतमाद के साथ अपनी राय भी इन वाकयात में शामिल करता रहा और वो दोनों खामोशी और इन्हिमाक के साथ उसकी तरफ मुतवज्जा थी। मैं सुल्तान शाह की राय से मुत्तफिक हूँ। इसके खामोश होने पर वीरा बोली, लेकिन इस वक्त किसी भी राय की ज्यादा अहमियत नहीं है। अव्वल खान की वापसी पर कई मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हालात व वाकयात जो कुछ भी रहे हों, कर्नल जैसी जोन्स या उसके आदमियों की बेखौफी काबिलेदात थी। पाकिस्तान में हालात मखदूश होने के बावजूद वो खुले बंदों कराची के हवाई अड्डे से मुल्क में दाखिल हुए थे। उन्होंने अपनी दानिश में सरकारी पुष्टमनाही हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी एक अजनबी मुल्क में यह खतरा हर वक्त बरकरार रहता है कि किसी वजह से असल शनाख्त जाहिर होगी तो मिट्टी पलीद हो सकती है। इस पूरे किस्से में कलीदी अहमियत उस प्ले कार्ड की थी जिस पर मैंने जैसी जोन्स के नाम का मुखफ़िफ लिखा था। मेरा यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो तरकीब उसी वक्त मेरे ज़हन में आई थी। उसका इसरार था कि मैंने वो हिकमत अमली पहले से सोच समझ कर तैयार की हुई थी, लेकिन इन लोगों को अपनी हाजिर दिमागी से मरोब करने के लिए मैंने उसे एक फौरी करतब का रूप दे दिया था। वो बहस बराए बहस थी। असल बात यह थी कि हम अव्वल खान की आमद का इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं भी वीरा के साथ उलझता रहा। गजाला खुलकर वीरा का साथ दे रही थी और सुल्तान शाह खामोश था। 5 बजे के बाद डोरबेल बजी तो सुल्तान शाह ने उछल कर अपनी जगह छोड़ दी। दरवाजा खोले जाने के बाद अव्वल खान मुख्तसर से लाबी से गुजर कर ड्राइंग रूम में आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। साफ नजर आ रहा था कि कहीं से कोई जिक्र उठाकर वापस आ रहा था। क्या काफी की बू महसूस हो रही है? उसने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा। गजाला ने खामोशी से बरकी कैतली का बटन ऑन कर दिया और प्यालियों की तरफ मुतवज्जा होगी। कुछ उदास नजर आ रहे हो? मैंने गहरी नजरों से अव्वल खान का जायजा लेते हुए कहा। उदास और नामुराद, उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आज मैं मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचाऊं। बस सितारे यावर थे जो इस वक्त जिंदा सलामत यहाँ नजर आ रहा हूँ। बिल्कुल अल्फ्रेड हिचकॉक वाला अंदाज है। वीरा गौर से उसकी तरफ देखते हुए पुरतशवीश अंदाज में बोली। इसकी कहानियों में आखिरी फिक्रे पर सस्पेंस खत्म होता है, बाज़-औक़ात तो उसकी भी नौबत नहीं आती। मैं वीरा को घूर कर रह गया, लेकिन वो दानिस्ता तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि गायबाना तौर पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा वाकिफ होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से बेतकल्लुफ नहीं थे, क्योंकि उनकी बिलमुशाफा मुलाकातों की तादाद बहुत महदूद थी। मुझे खौफ था कि कहीं अव्वल खान वीरा के उस तंजिया मजाक का बुरा न मान जाए। मेरे अंदेशे के बरक्स अव्वल खान के होठों पर एक जानदार मुस्कुराहट उठ कर आई और वो गहरी नजरों से वीरा की तरफ देखते हुए बोला, डार्विन के नजरिया इर्तिका के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अव्वल खान के उस गैर मुतलका और संजीदा सवाल पर वीरा बुखला की और तकरीबन हगलाते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि उसकी थ्योरी जानदार है, लेकिन तुम्हें अचानक डार्विन क्यों याद आ गया? अल्फ्रेड हिचकॉक मरते मर गया, लेकिन उसने आखिर तक अपनी दुम जाहिर नहीं होनी थी। तुम्हारी तरह वो भी डार्विन का परस्तार था। उसने अपनी दुम ऐसे किसी खाने में छुपाई थी कि वो आखिर तक जाहिर न हो सकी, और ये उसकी तजस्सुस अंगेज तबीयत की सबसे रोशन मिसाल है। वैसे तुम भी दुम के बगैर खासी मुकम्मल नजर आती हो। अव्वल खान कुछ जवाबी हमले पर मैं पहुंच कर रह गया। मेरे फरिश्तों को भी गुमान नहीं था
कि अव्वल खान इतनी बलागत और रवानी के साथ मजाक करने की सलाहियत रखता है, या फिर यह वीरा की पुरकशी शख्सियत का कमाल था कि उसने मुखातब होने वाला हर शख्स उसके साथ सिलसिला कलाम को तूल देने का मुतमनी रहता था। वीरा खिफत अमेज अंदाज में जोर से हंसते हुए बोली, डार्विन का नजरिया इर्तिका के मुताबिक इंसान अपनी जद अमजद की दुम से छुटकारा पाने के बाद ही इंसान बनाए। मेरा ख्याल है कि मेरे आबा व अजदाद की दुम चिढ़ने का वाकया हजारों बरस पहले रूनमा हुआ था। तुम्हें इस वक्त उसका ख्याल क्यों आ रहा है? बस ऐसे ही ख्याल आ गया। अव्वल खान ने अपने पूरा एतमाद रवैये से मुझे हैरान कर दिया। तुम्हें बस दुम की कसर रह गई है, वरना तुम्हारे एतबार से हसीना या आलम मुंतखब किए जाने के काबिल हो। अगर तुम अल्फ्रेड हिचकॉक के मिजाज के बरक्स अपनी दुम जाहिर कर दो तो इस वक्त भी तुम्हारे हुस्न को 4 चांद लग सकते। इस वक्त तुम्हारे सर पर अचानक ही दुम क्यों सवार हो गई है? वीरा ने तनक कर कहा। इसकी कमी महसूस हो रही है। अव्वल खान ने भरपूर संजीदगी के साथ कहा। दुम होती तो उसकी पोजीशन से मैं तुम्हारे मूड का बआसानी अंदाजा लगा सकता था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे मूड पर कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। दिल ही दिल में तुम अपने हुस्न की तारीफ पर महजूज हो रही हो, लेकिन गुफ्तगू में चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा कर रही हो। तुम्हारी दुम होती तो वो इस वक्त बेखुदी के आलम में होले होले लहराना शुरू करती थी। वीरा का चेहरा सुर्ख हो गया और वो वसीले लहजे में बोली, ये क्या वाहियात मौजूल है बैठे हो तुम्हें? बस मैंने हाथ उठाकर सख्ती के साथ वीरा की बात काटी। तुम अल्फ्रेड हिचकॉक वाला इल्जाम वापस ले लो तो अव्वल खान भी इसी लम्हे डार्विन की दुम काट देगा। किसी पर वार करना बहुत आसान होता है, लेकिन जवाबी हमले को सहने के लिए बड़े ज़र्फ की जरूरत होती है। हम एक दूसरे से उलझने से गुरेज करना चाहिए। अल्फ्रेड हिचकॉक तो कब का जहन्नुम वासिल चुका। वीरा मुंह बनाकर बोली, डार्विन की दुम कहां से बीच में आ गई? डार्विन अल्फ्रेड हिचकॉक से बहुत पहले जहन्नुम वासिल चुका था। अव्वल खान ने गहरी संजीदगी के साथ कहा, जदीद उर्दू में सस्पेंस की इंतहा यह होती है कि हाथी निकल जाए मगर दुम फंस जाए। इस एतबार से डार्विन और अल्फ्रेड हिचकॉक में एक करीबी रिश्ता पैदा हो जाता है जो मेरे और तुम्हारे इख्तियार से बाहर है। तुम बिला वजह बहस को तूल दे रही हो। मैंने तल्ख लहजा में वीरा को टोका। तुम्हारा यही रवैया रहा तो हम अहम मामलात को भूल कर मंत्रों और उनकी दुम्मों में ही उलझे रहेंगे। कोई नतीजा खेज बात सामने नहीं आ सकेगी। वीरा बेसाख्ता अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने मेरी कही हुई बात को दोहरा दिया। दुम्मों में उलझे रहेंगे, वाह क्या अछूता ख्याल पेश किया है तुमने। चलो मैं अपनी दुम नीचे करके अव्वल खान से माफी मांग लेती हूँ। अव्वल खान के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इतनी बाज़ाब्ता माफी की जरूरत भी नहीं थी। बाजुकात तो सिर्फ खामोशी ही भरपूर मुआज़रत से ज्यादा भारी हो जाती है। वैसे इतलान अर्ज है कि मैं संजीदा नहीं था। तुम अपनी कहानी सुना रहे थे। सुल्तान शाह ने उसे याद दिला। मैं पहले ही डैनी से कह चुका था कि आज तुमने उन लोगों के पीछे जाकर संगीन गलती की थी। वो तुम्हें घेर कर मार भी सकते थे।